हाय, मैं अमन सिंह अमन पठन विद कथन में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज मोटिवेशन फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम का पार्ट सेकंड लेके आया हूं, जिस पे मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए और आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले नर्वस नहीं होना चाहिए। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने इंप्रेशन के बारे में बात की थी और उसी इंप्रेशन पे मैं आज वीडियो बनाना हाउ टू इम्प्रेस योर एग्जामिनर, मतलब कि आप जो कॉपी चेक कर रहा है उसको आप कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। उसके लिए मैंने 7 पॉइंट चुने हुए हैं और उन पॉइंट पे अगर आप ध्यान दोगे तो काफ़ी हद तक आप अपने परीक्षक को क्या कर सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का मतलब लिखावट। हैंड राइटिंग जो होता है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जामिनर के ऊपर इम्प्रेशन डालने का। और मैंने ये देखा है कि जिसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी होती है वो अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। वो सिर्फ अपने हैंड राइटिंग से अच्छा नंबर गेन सकते हैं और उन्हें लिखना भी सही से आ रहा हो वो, और अगर उनका लिखने का तरीका, मेथड ऑफ राइटिंग सही हो और नीट एंड क्लीन अगर वो लिखते हैं तो आई थिंक कि वो मोस्ट नंबर पाने का उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हैंड राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो हैंड राइटिंग आपको एकदम सुधारनी है। अब से भी अगर स्टार्ट कर देते हैं आप 2 महीने हर एक वर्ड को बनाना सीखिए। हैंड राइटिंग मैंने कई बार कहा है बच्चों को लिखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ हैंड राइटिंग लिख के आते हो, नहीं, आप अपने हर एक वर्ड को बनाना सीखो कि हम एक वर्ड को कैसे बनाते हैं। जैसे कई लोग तो क बनाने का तरीका कैसा होता है। अगर आप एक एक वर्ड को अगर आप सुधार लें, एक एक वर्ड को अगर आप लोग सुधार लें तो आई थिंक आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बेहतर हो सकती है। तो अगर कोई आपको सुलेख लिखने के लिए आपके हैंड राइटिंग सुधारने की बात कर रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो वर्ड जो बना रहे हो, आप जो अक्षर को बना रहे हो वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हो, इसकी वजह से आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बेकार है। इसलिए हैंड राइटिंग पे काम करिए। हैंड राइटिंग जो है, अगर आपकी हैंड राइटिंग पहले ही देखने में अगर उसको अच्छी लगी एग्जामिनर को तो वो थोड़ा बहुत आपको छूट दे सकता है। आप थोड़ा सा ब्लाइंडली भी चेक कर सकता है। और दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, नीट एंड क्लीन। आपकी कॉपी जो है वो नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें कट पीट, या कई बच्चों को मैंने देखा है कि अगर कुछ काटना होता है तो वो ऐसे ऐसे करके काट देते हैं। अरे क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? आपको अगर कट करना है तो ऐसा कट करिए ना। अपने कॉपी को नीट एंड क्लीन रखिए। कई बच्चों को मैंने देखा है वो पास लिखते हैं, वो भी बहुत ही बुरी बात है। आप उसको स्पेस रखिए, 2 वर्ड्स के बीच में, अक्षरों के बीच में क्या करिए, रखिए, थोड़ा सा स्पेस रखिए। स्पेस रखने से क्या होता है कि थोड़ी कॉपी आपकी साफ सुथरी लगती है और ऊपर से अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो दोनों मिलके ब्लास्ट कर देंगे और वो इम्प्रेशन जो होगा वो अलग ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात, हैंड राइटिंग को सुधारिए और कॉपी को नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करिए और अक्षरों को साफ सुथरा लिखिए जिससे पता चले। मात्रा भी कई लोग बहुत गलत तरीके से देते हैं। तो आई थिंक कि हैंड राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर कॉपी। अब इसके बाद आते हैं थर्ड जो है वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हमारा साइंस और मैथ। साइंस में जैसे आपको एसी जनरेटर या मोटर बनाने का फिगर आ जाए, मानोमीटर का फिगर आ जाए, आप उसके फिगर को जरूर बनाएं। आप उसको लिखें कम, उसके बारे में अगर लिखे कम, और अगर आपने हर एक चीज़ को मतलब कि दिखा दिया कि यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है, ये चीज़ होती है, ऐसे ये चीज़ होती है, और उसके बारे में थोड़ा भी लिख दिया तो आपको उस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे मिल जाएंगे। मैथ में अगर आपको सरफेस एरिया से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको उसमें फिगर बनाना कंपलसरी है। आप उसमें फिगर बनाइए। फिगर बनाएंगे तो उससे इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। 4th पॉइंट है मेथड ऑफ राइटिंग। आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है कि कई सारे बच्चे, 2 बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा है वो कहता है कि मैंने इतना ही लिखा था फिर भी मेरे कम नंबर आए हैं, जबकि इसने तो उतना अच्छा नहीं लिखा था फिर भी इसके नंबर अच्छे क्यों आए हैं। तो इसका सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मेथड ऑफ राइटिंग। लिखने का तरीका
कई लोग का लिखने का तरीका जो होता है वो लिखते तो सही है लेकिन उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसको लिख नहीं पाते हैं सही तरीके से। इस पे भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, मैं इस पे बनाऊंगा मेथड ऑफ राइटिंग लिखते कैसे हैं। दो लोग के लिखने में बहुत अंतर होता है, और अगर आप सही से लिखते हो किसी भी चीज़ की परिभाषा को कैसे लिखा जाता है, उसको आप कैसे दिखाओगे, वो चीज़ अगर आपको पता है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। इस पर भी मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा। मेथड ऑफ राइटिंग लिखने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। कॉपी में कैसे लिखते कैसे हैं, किसी को ऐसा लिखें कि वो उस एग्जामिनर को इम्प्रेस कर जाए। हैंडल विथ ईज नॉट पैनिक, मतलब कि कोई भी, जैसे होता है कई बार कि बच्चे घबरा से जाते हैं, पेपर आया सामने घबरा जाते हैं। अरे पैनिक ना हो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को पहले क्वेश्चन नंबर डाल के उनको लिखना पहले स्टार्ट करिए, और फिर जो बाकी के जो टफ वाले हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं, उनको आप बाद में करें। क्यों हम मतलब कि पैनिक होके वो भी छोड़ दे जो हमें आ रहा है, वो भी हम भूल जाएंगे। इसलिए पैनिक ना हो, हैंडल विथ इजीनेस लाइए, थोड़ा कामनेस लाइए, धैर्य रखिए, और जो चीज़ें आ रही हैं उनको पहले लिखना स्टार्ट करिए, और बाद में जो टफ वाली चीज़ें हैं उनको बाद में आप बात के लिए छोड़ दें और बाद में उनको लिखें। जो चीज़ें पहले आ रही हैं उनको आप पहले लिखें। आप टफ वाले जो क्वेश्चन है उन पे अपना समय ना गंवाएं, व्यर्थ ना गंवाएं। जो टफ होते हैं, जो टिपिकल होते हैं, उनको आप लास्ट के लिए छोड़ दें, और जो इजी वाले होते हैं उनको पहले कर लें कि आप अपने जो नंबर बन रहे हैं वो पहले बना लें। क्योंकि कई बार मैंने देखा कि टफ वालों को अगर आप टच करते हो उसमें ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, और लास्ट में आपको जो आता है वो भी छूट जाता है। तो आई थिंक कि वो बहुत ही बेटर और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैंने इसको इसमें पॉइंट पे रखा है। 6, राइट इन योर ओन वर्ड। ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये सबको ही करना चाहिए, बट मेरे ओपिनियन में ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी परिभाषा या कोई भी कॉपी अगर अपने शब्दों में उसको यूज़ करते हैं, और जबकि 95 या 96% मैंने बच्चों को देखा है कि वो, टीचरों को भी मैंने देखा है, वो टीचर क्या कहते हैं कि मैंने जैसे पढ़ाया है वैसे ही लिखो। क्यों, वाई? बहुत मैं निवेदन करता हूँ बहुत सारे टीचरों से, अगर कोई भी मेरी वीडियो को अगर टीचर तक वो पहुँच जाता है तो टीचर लोग ऐसा ना करें, बच्चे को क्रिएटिव बनाइए। जैसा कि हमारे एबी डिविलियर्स है, ही इज़ द यूनिक प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब कि वो सो के कैसे, तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मतलब कि बच्चे को अपना खुद का शब्द यूज करना चाहिए और उसको बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम। मेरे एक फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे, मैंने अपने शब्दों में लिखा था, उन्होंने स्पेशली आके मुझसे पूछा कि अमन सिंह कौन है, मैंने कहा हाँ मैं हूँ। उन्होंने ये कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है, अपने शब्दों में लिखा है आई लाइक इट और कीप इट अप, ऐसा बोला कि ऐसे ही करो, कभी ऐसा ना हो कि किसी बुक की चीज़ों को छाप दो या उसके से हूबहू वर्ड को छाप दो, बिल्कुल मत करना, कीप इट अप। मुझे वहाँ पे बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत प्राउड फील हुआ कि चलो मैंने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है, उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन मिला, और ये ऐसा होना भी चाहिए। राइट इन योर ओन वर्ड। कभी भी विद्या की या जो टीचर बताया है उसके बेस पे चलते हैं। कई बार बच्चे इससे बहुत सारा लेंदी भी बना लेते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो एक एक अक्षर है, का, के, की, में, उन सबको याद करें। नहीं, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें, और जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके पास इतने शब्द होने चाहिए कि आप उन शब्दों को एक पिरो के एक खूबसूरत माला बनाएं। जैसे अगर मोतियों को पिरो के एक खूबसूरत माला बन सकता है, वैसे ही शब्दों के मेल को बना के एक ऐसा वाक्य बनाइए खुद के वर्ड्स में जो बहुत ही इम्प्रेशन डालेगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। 7th है टाइम मैनेजमेंट। अब इतना कुछ करने के चक्कर में कहीं ये ना हो जाए कि आपका टाइम ही मिस हो जाए। जैसे बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने कि हैंड राइटिंग जो होती है अच्छी तो होती है बट बहुत स्लो लिखते हैं। अब उस स्लो लिखने के चक्कर में मेरा टाइम ख़त्म हो गया तो मुझे जो आता है वो भी मेरा छूट जाएगा।
तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि मेरी हैंडराइटिंग जो है वो फास्ट होनी चाहिए और खूबसूरत भी होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन के चक्कर में, आप उसको स्पेस देने के चक्कर में वहां पे आपको एक प्रश्न को आप 10 मिनट दे रहे हो तो फिर वहां भी टाइम का लॉस हो सकता है। फिगर का मतलब ये हुआ कि आप 5 मिनट 6 मिनट में बना के फिगर क्लियर कर लो, सही से भी बने और फिगर पे। तो इन तीनों चीज़ों में मेथड ऑफ राइटिंग, अब ये आप सोचने लगे वहाँ पे बैठ के कैसे लिखते हैं, पहले प्रैक्टिस कर लो कि कैसे लिखते हैं, क्या चीज़ लिखते हैं, किस तरीके से लिखूंगा तो सही लगेगा, अच्छा लगेगा। अब आप वहाँ पे लिखने लगे, वहाँ भी टाइम लॉस कर रहे हो। हैंडल विथ नॉट पैनिक हो गए, पहले क्वेश्चन को देख कर ओ क्या हो रहा, आप उसी में टेंस्ड हो गए, उसके बाद से आपने वहाँ पे भी टाइम लॉस कर दिया। उसके बाद से राइट इन योर ओन वर्ड का मतलब ये होता है कि अब मैंने ये कह दिया तो आप जाके वहाँ पे बोर्ड में ही लगे सोचने कि कैसे बनाएंगे कैसे नहीं, उसका प्रैक्टिस पहले से ही करके जाइए कि कैसे हम अपने ओन वर्ड में लिखेंगे, कैसे वाक्यों को बनाएंगे, कैसे क्या चीज़ें करेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को कवर करने में ऐसा ना हो कि आपका ये पॉइंट जो है वो मिस हो जाए। अगर ये पॉइंट मिस हो गया तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर टाइम ही कम पड़ गया तो फिर बेकार हो जाएगा। तो मैं अगली वीडियो में टाइम मैनेजमेंट पे और मेथड ऑफ राइटिंग पे मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।